हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। आगे के जो 7 लेक्चर्स हमारे हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं उसे। अब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, डिटेल में पढ़ ली थी। अब आगे हमें दिया हुआ है उसके बारे में डिस्टिंग्विश दिया है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का, जो हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया है। अब डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड सबसे डिस्टिंग्विश में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। जब भी हम डिस्टिंग्विश लिखते हैं तो हमें उसे ऐसे पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं एंड देखने वाले को, पेपर चेक करने वाले के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मीनिंग। तो डेबिट कार्ड के लिए उन लोगों ने बताया है, डेबिट कार्ड इनेबल्स अ कस्टमर टू मेक पेमेंट फॉर द परचेसेस विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। ठीक है, विदाउट यूज़ ऑफ कैश हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। द परचेज अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस। क्या होता है, यहाँ पे हमारे बैंक बैलेंस से पैसे कटते हैं। A credit card grants a line of credit to the users. The line of credit enables the user to make payment for purchases without the use of cash. देखिए, विदाउट यूज ऑफ कैश ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस, हमारे बैंक बैलेंस से पैसे कटते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, हमें लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है, मतलब कुछ क्रेडिट लिमिट हमें मिलती है। ठीक है, वो यूज़ करके हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कट रहे हैं, हमें कुछ लिमिट दिया गया है, वो यूज़ करके हम पेमेंट्स करते हैं। नाउ सेकेंड इज नीड फॉर बैंक बैलेंस। टू ऑपरेट डेबिट कार्ड द कार्ड होल्डर मस्ट हैव बैंक बैलेंस। देखिए, यहाँ पे मस्ट हैव, बैंक बैलेंस होना ही चाहिए आपके अकाउंट में, तो ही आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। To operate credit card, the card holder need not have bank balance. अब यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या करने वाले हो, क्रेडिट आपको कुछ मिलेगी बैंक की तरफ से, उसे यूज़ करने वाले हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिस्क फैक्टर टू द बैंक। अब बैंक के लिए कितना रिस्क इन्वॉल्व है। बैंक अगर कस्टमर को डेबिट कार्ड देती है या फिर क्रेडिट कार्ड देती है, तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सिचुएशन में बैंक के लिए कितना रिस्क है। तो देखिए, यहाँ पे इन केस ऑफ डेबिट कार्ड्स देयर इज रिस्क टू द बैंक एज द पेमेंट मेड बाय द यूज़र नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, बैंक के बैलेंस, बैंक के पैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या है, अकाउंट होल्डर खुद के ही पैसे यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं है। अब यहाँ पे कैसा है, इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड देयर इज रिस्क फैक्टर टू द बैंक, द क्रेडिट कार्ड होल्डर नॉट मे रीपे द अमाउंट ड्यू टू द बैंक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैंक कुछ क्रेडिट दे रही है, उसे यूज़ करके कस्टमर पेमेंट कर रहा है। तो ऐसा हो भी सकता है कि कस्टमर वो अमाउंट वापस ना दे, मंथली जब बिल आएगा कस्टमर को तो हो सकता है वो उस बिल को रीपे ना करे, तो यहाँ पे बैंक का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ना यहाँ पे फोर्थ पॉइंट उन लोगों ने दिया है, ईजी इन ऑब्टेनिंग द कार्ड। अब कार्ड बैंक से लेना कितना ईजी हो जाएगा कस्टमर के लिए, तो डेबिट कार्ड लेना बहुत इजी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। देखिए, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन डेबिट कार्ड एज बैंक्स प्रोवाइड डेबिट कार्ड विदाउट मच फॉर्मेलिटीज़। बैंक आसानी से डेबिट कार्ड दे देती है। क्यों दे देती है, बैंक को पता है कि डेबिट कार्ड के केस में क्या है, कस्टमर खुद के ही पैसे यूज़ करके पेमेंट करने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होगा, there are more formalities to obtain a credit card as compared to debit card. यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। बैंक क्या करेगी, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगी। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है, बैंक चेक करेगी कि भाई ये कस्टमर कितना कैपेबल है बिल को रीपे करने के लिए, वो चेक करेगी, उसके बाद ही वो क्रेडिट कार्ड देगी। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती है। Now next point is bank charges.
अब चार्जेस की बात करेंगे तो डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, बैंक चार्जेस आर लोअर इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. देयर आर हायर बैंक चार्जेस इंक्लूडिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हम हमारे पैसे तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैंक के पैसे यूज़ कर रहे हैं, बैंक कुछ हमें क्रेडिट दे रही है, ठीक है, उसे यूज़ करके हम पेमेंट्स करने वाले हैं. तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ चार्जेस या इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है कस्टमर के लिए. नाउ नेक्स्ट इज ओवर स्पेंडिंग. ओवर स्पेंडिंग का मतलब क्या हमने देखा था कि इंसान को जो ज़रूरी है, जितना स्पेंड करना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ओवर स्पेंडिंग. तो डेबिट कार्ड के केस में क्या होने वाला है, कस्टमर एकदम कॉन्शियस रहेगा, ध्यान दे के स्पेंड करेगा, उसके अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है वो उतना ही पेमेंट करेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रेडिट कार्ड होल्डर मे ओवर स्पेंड फॉर परचेसेस एज दे आर लेस कॉन्शियस ऑफ स्पेंडिंग एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड होल्डर. क्रेडिट कार्ड में क्या हो जाता है, कस्टमर थोड़ा बिंदास हो जाता है एंड खर्चा करने लगता है, ठीक है, तो वो थोड़ा ओवर स्पेंडिंग कर देता है यहाँ पे कंपेयर टू डेबिट कार्ड. नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ डेप्ट. अब डेप्ट मतलब कर्जा हो जाना हमने देखा था, ठीक है. अब डेप्ट क्रिएट होने के चांसेस मतलब जिस भी इंसान ने कार्ड लिया है बैंक से उसके ऊपर डेप्ट क्रिएट होने के चांसेस डेबिट कार्ड में नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद के ही पैसे यूज़ करके पेमेंट करने वाला है. जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए वो इंसान कहीं और से लोन लेता है, ठीक है. वो लोन लेने की वजह से क्या होता है, वो इंसान कर्जे में फंस जाता है, डेब्ट में फंस जाता है, ठीक है. तो चांसेस ऑफ डेब्ट, use of debit card does not result in debt for the debit card holder. Use of credit card results in debt for the user and the user may be caught in debt trap. क्या होता है, फिर वो इंसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है. मतलब एक कर्जा चुकाने के लिए कहीं और से लोन लिया, उसे चुकाने के लिए कहीं और से लिया, वैसे करते करते वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट वर्दीनेस चेक. अब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब भी हमने देखा था. बैंक क्या करेगी, सामने वाले बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस देखेगी, मतलब वो इंसान लोन हमारा पैसा रीपे करने के लिए कितना कैपेबल है, वो पर्सन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे बैंक चेक करती है. मतलब क्या करती है, क्रेडिट वर्दीनेस बैंक चेक करती है. तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक, इन केस ऑफ डेबिट कार्ड द बैंक इशूइंग इट नीड नॉट चेक द क्रेडिट वर्दीनेस. यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टमर उसके ही पैसे यूज़ करके पेमेंट करने वाला है. तो नीड नॉट चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द यूज़र बिकॉज द यूज़र ऑलरेडी uses his bank balance. Now, in the case of credit card, the bank issuing it needs to check the credit worthiness of the customer, so the bank may not suffer huge credit risk. ठीक है, बैंक पहले से ही चेक कर लेगी कि ये कस्टमर हमारे जो पैसे यूज़ कर रहा है वो रीपे कर पाएगा या नहीं. बिना चेक करे क्रेडिट कार्ड वो दे देगी तो क्या हो जाएगा, बैंक के लिए ही रिस्क बढ़ जाता है. Now preference by banks. Generally banks are willing to issue debit card to any customer who requests for the same. बैंक जितने भी उसके कस्टमर्स हैं वो सारे ही कस्टमर को वो देना चाहेंगे डेबिट कार्ड. क्यों, क्योंकि डेबिट कार्ड में तो कस्टमर खुद का ही बैलेंस यूज़ करने वाली है. अब यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स मे बी लेस विलिंग टू इशू क्रेडिट कार्ड्स एज देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर टू द बैंक. अब बैंक उसके सारे ही कस्टमर को क्रेडिट कार्ड नहीं देगी. क्यों नहीं देगी, क्योंकि सारे ही कस्टमर रीपे नहीं कर पाएंगे ना. ज़रूरी नहीं है सारे ही कस्टमर रीपे कर ही पाए, कोई कोई करेंगे, कोई कोई नहीं भी करेंगे. तो बैंक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके ही क्रेडिट कार्ड अलॉट करेगी. नाउ लास्ट पॉइंट उन लोगों ने दिया है डिस्टिंग्विश में, नेचर ऑफ कस्टमर्स. अब नेचर ऑफ कस्टमर कैसा रहेगा, तो कौन, इसका मतलब है कौन डेबिट कार्ड ज़्यादातर यूज़ करेगा एंड कौन क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा. तो जनरली डेबिट कार्ड्स आर प्रेफर्ड बाय सीनियर सिटीजन्स,
and rural based customer of the bank. Nowadays banks are providing debit cards to customers even when they do not ask for it. ज़्यादातर इसे कौन यूज़ करता है? सीनियर सिटीजन्स एंड रूरल बेस्ड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, बैंक क्या करती है, अभी आजकल तो डेबिट कार्ड कस्टमर ने नहीं मांगा हो तो भी दे देती है। ठीक है, जैसे ही अकाउंट ओपन होता है चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है, साथ ही में डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड जनरली यंग एडल्ट्स, यंग जो रहते हैं यंगस्टर्स मोस्टली वो इसे यूज़ करते हैं, एंड मिडिल एज पर्सन्स स्पेशली इन अर्बन एरियाज प्रीफर टू मेक यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, मोस्टली यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमने देख लिया डिस्टिंग्विश डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब ये डिस्टिंग्विश करने से हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है दोनों में डिफरेंस क्या है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेट बैंकिंग। जैसे कि हम यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं इन सर्विस सेक्टर कि भाई सर्विस सेक्टर के अंदर आजकल रिसेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट हमें देखना है इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कि भाई बैंकिंग सर्विस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंक में हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, पैसे डिपॉजिट करना, लोन लेना, एंड ये तो मेन काम हो गया। उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें चेकबुक लेनी हो तो हम जाते हैं बैंक के पास, पासबुक अपडेट करने जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उसमें से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी होती है जो हम इंटरनेट बैंकिंग से यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट यूज़ करके हम बैंक के ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, अब इंटरनेट यूज़ करके मतलब क्या, हम एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बैंक की साइट पे जाके हमारा। ठीक है, हम हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद हम लॉगिन करके हमारा अकाउंट देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, स्टेटमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना है वो भी हम कर सकते हैं। उसके साथ ही और भी चीज़ें होती है, जैसे हमें चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना है वो हम कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना हो कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम इंटरनेट से कर सकते हैं। ये सारी क्या है, बैंकिंग सर्विस है जो हम यूज़ करते हैं थ्रू इंटरनेट, लॉगिन करके ये हम करते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हो गया, कस्टमर को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चलो मुझे किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे बैंक में जाना है। नहीं, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके कर सकते हो। चेक बुक रिक्वेस्ट करनी है तो आप लॉगिन करके कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो ये एक सबसे काफ़ी सारे यहाँ पे हमें फ़ायदे मिलते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या बताया गया है। इंटरनेट बैंकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन बैंकिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, ई बैंकिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट अलाउज कस्टमर्स ऑफ अ बैंक टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू अ वेबसाइट ऑपरेटेड बाय बैंक। क्या होता है यहाँ पे, बैंक की जो वेबसाइट रहती है वहाँ पे जाके हमें लॉगिन करना पड़ता है एंड हम बैंक के ट्रांजैक्शन वहाँ से कर सकते हैं। नाउ कस्टमर्स एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए अभी यहाँ पे उन लोगों ने बताया है हम कैसे उस फैसिलिटी को यूज़ करने वाले हैं। कस्टमर्स एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग। टू एक्सेस बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी अ कस्टमर्स मस्ट हैव पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी।
ये ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए कस्टमर के पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बिना आप ये ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। द कस्टमर मस्ट रजिस्टर विथ द बैंक फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। आपका अकाउंट तो ऑलरेडी बैंक में होता ही है, ठीक है, लेकिन उस अकाउंट को ऑनलाइन ऑपरेट अगर आपको करना है तो सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द बैंक एलोकेट्स कस्टमर नंबर एंड कस्टमर मस्ट सेटअप पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमें लॉगिन करने के लिए कस्टमर नंबर मिलता है एंड पासवर्ड हमें सेट करना पड़ता है। टू एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर नीड्स टू गो टू बैंक्स वेबसाइट, एंटर ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी यूजिंग कस्टमर नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो आईडी है, पासवर्ड है, वो हम एंटर करेंगे एंड उसके बाद हम लॉगिन करके बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नाउ इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। अब ये जो हम इंटरनेट बैंकिंग सर्विस की बात कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज उसमें होती है, तो द इंटरनेट बैंकिंग सर्विस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ट्रांजैक्शनल सर्विसेज एंड नॉन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। ट्रांजैक्शनल सर्विसेज में क्या होता है, पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शनल सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफ़र, पेमेंट ऑफ बिल्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू परचेस और सेल, लोन एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखिए ये सारी ही चीज़ों में क्या हो रहा है, हमने फ़ंड ट्रांसफ़र किया किसी और के अकाउंट में, पेमेंट ऑफ बिल्स किया, या हमने इन्वेस्टमेंट किया, लोन एप्लीकेशन, लोन लेना चाहा, ये सारे ही केसेस में क्या हुआ, पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल सर्विसेज हो जाता है। एंड नॉन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज में क्या आएगा, लाइक स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक, ऑब्टेनिंग ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑर्डरिंग फॉर चेक बुक, viewing account balances, viewing recent transaction and so on। ये सारी चीज़ें हो जाएगी नॉन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, जहाँ पे पैसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये अदर सर्विसेज है, जैसे कि हमने स्टॉप पेमेंट करवाया, किसी को हमने चेक दे दिया है लेकिन हमें उसे पेमेंट नहीं करना है, स्टॉप पेमेंट करवा दिया। ठीक है, अकाउंट का बैलेंस व्यू करना है या फिर स्टेटमेंट देखना है, चेक बुक ऑर्डर करनी है या रिसेंट ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो ये सारी ही चीज़ें आती हैं नॉन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज में। तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके आप ये दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शनल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं एंड नॉन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या स्कोप मिलेगा हमें इंटरनेट बैंकिंग में। अब आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग की तरफ। क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट बैंकिंग के, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, हम इंटरनेट यूज़ करके बिना बैंक में जाए ही देख सकते हैं हमारे अकाउंट को, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो देखते हैं क्या क्या बताया है। सबसे फर्स्ट है कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, कितना टाइम बच जाता है हमारा, हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने हमारे अकाउंट में लॉगिन किया और ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स टू अंडरटेक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कस्टमर्स कैन अंडरटेक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस while at home, ऑफिस और इवन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अगर आप घर पे हो, ऑफिस में हो, कोई भी जगह हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं से भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो एंड ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद है 24/7 बैंकिंग। अब जब हम फिज़िकली बैंक में जाते हैं ट्रांजैक्शन करने, तब क्या होता है, बैंक के कुछ टाइमिंग स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, उसी टाइमिंग्स के बीच में हमें जाना पड़ता है, हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो। और हॉलीडेज़ जब रहते हैं तभी भी हम बैंक में नहीं जा सकते,
लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कोई भी टाइम पे अपना अकाउंट देख सकते हो एंड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज बताया गया है 24/7 बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। आप कोई भी टाइम पे लॉगिन करके अपना अकाउंट देख सकते हो। दैट इज़ 24/7। वन कैन undertake banking throughout the year at any time of the day or even at night. The only thing which one needs is internet facility and registration with the bank for online facility. खाली क्या होना ज़रूरी है, एक तो इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए एंड दूसरा आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें अगर आपने की है तो बस फिर आप कभी भी अपना अकाउंट देख सकते हो एंड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नाउ थर्ड एडवांटेज इज मॉनिटरिंग द अकाउंट। मॉनिटरिंग द अकाउंट, अकाउंट को मॉनिटर करना मतलब अकाउंट को कंट्रोल रखना। मतलब आप अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, आप जितनी भी बार आपको अकाउंट ओपन करके देखना है कि भाई मेरे पास कितना बैलेंस अभी अवेलेबल है, तो आप फटाफट से देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती इंटरनेट बैंकिंग की, तो क्या हम बार बार बैंक में जाके वो चीज़ कर पाते कि चलो मैंने इतने पेमेंट किए हैं या मेरी इतनी रिसिप्ट हुई है, तो चलो अभी मुझे स्टेटस देखना है कि मेरे पास कितना बैलेंस है। क्या हम बार बार वहाँ पे जा सकते थे? नहीं जा सकते ना। तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, मॉनिटरिंग द अकाउंट। आप अपने अकाउंट पे कंट्रोल रख सकते हो उसे बार बार चेक करके। तो इंटरनेट बैंकिंग इनेबल्स द कस्टमर टू मॉनिटर द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस at any time. This facility keeps the bank account safe. The customer can come to know of any fraud before it is too late. ठीक है, इफ़ फ्रॉड इज़ नोटिस द कस्टमर मस्ट इमिडिएटली रिपोर्ट टू द बैंक। अब ये भी एक और फ़ायदा है मॉनिटरिंग द अकाउंट का कि कोई ट्रांजैक्शन गलत आपके अकाउंट में दिख रहा है कि जो आपने किया ही नहीं है, तो आप तुरंत ही बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप मंथली या वीकली जब आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखोगे तभी पता चलेगा। जबकि इन केस ऑफ इंटरनेट सर्विस आप कभी भी अपना अकाउंट देख सकते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कोई गलत ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक थर्ड हमने जो एडवांटेज देख लिया, मॉनिटरिंग द अकाउंट। ना फोर्थ वन इज़ बिल पेमेंट। थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी हम क्या कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल पेमेंट, काफ़ी सारे बिल्स हमारे होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, ठीक है, किसी को रेंट पे करना है, वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है, काफ़ी सारे बिल पेमेंट हमें करने होते हैं। तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग हम फटाफट से वो सारे ही बिल पेमेंट कर सकते हैं घर पे बैठे ही। तो द बिल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हाउस मेंटेनेंस बिल, मोबाइल बिल एक्सेट्रा, बहुत सारे बिल्स, कोई भी बिल हो, कैन बी डन efficiently with the help of online banking facility. Understanding instructions, a bank can directly make payment to the creditors. ठीक है, अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि कोई पेमेंट्स, कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड एवरी मंथ आने ही वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हाउस मेंटेनेंस की बात की है, तो उसका अमाउंट फिक्स रहता है एंड एवरी मंथ हमें पता है कि ये पेमेंट तो हमें करना ही करना है। तो हम क्या करते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई एवरी मंथ आप ये हमारा पेमेंट कर देना, ठीक है। तो अपने आप पर्टिकुलर डेट जो रहती है हमने डिसाइड की है, उस डेट पे हमारे अकाउंट से पैसे कट के वो बिल पेमेंट हो जाता है। तो ये एक फैसिलिटी भी हमें मिलती है इन इंटरनेट बैंकिंग। नाउ ड्यू टू एफिशिएंट बिल पेमेंट सिस्टम, अ कस्टमर नीड नॉट वेट इन अ क्यू टू पे बिल्स, ठीक है। लंबे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है बिल पेमेंट करने के लिए, हम घर बैठे ही बिल पे कर देते हैं। ऑल्सो कस्टमर नीड नॉट कीप receipt of a bill payments as one can easily view all the payments through the net. अगर हमने रिसीट पे मेंटेन नहीं किया है हमारे सारे ही बिल पेमेंट का तो भी चलेगा,
क्योंकि हम हमारे स्टेटमेंट के अंदर देख ही सकते हैं कि हमने बिल पेमेंट किया है, वहाँ पे हमें प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक फोर्थ एडवांटेज था बिल पेमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंडोर्समेंट ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। अब ये इंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेल करना, ठीक है, सेल करना। अब बैंक के प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, बैंक कुछ कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग में कस्टमर वो फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो बैंक जो सर्विसेज देती है वो भी बिक गई, कस्टमर ने वो ले ली। तो इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो ग्रेट मीडियम फॉर द बैंक्स टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सेट्रा। जब भी हम लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ऊपर देखने मिलते हैं, जैसे आप एफडी कर सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो क्या हो जाता है, वो बैंक क्या कर रही है, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को एंडोर्स कर रही है, मतलब कस्टमर को सेल कर रही है। वो कस्टमर वो सर्विसेज जब यूज़ करता है तो क्या कर रहा है, वो बैंक से वो सर्विसेज को ले रहा है, ठीक है। तो एंडोर्समेंट ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। Now next advantage is fast and efficient service. इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट सर्विस मिल रही है, एफिशिएंट मिल रही है। अब मान लो हम फिज़िकली बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम स्टेटमेंट लेंगे या पासबुक अपडेट करेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, क्या बैलेंस दिख रहा है, जबकि उसकी जगह पे क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन किया, बैलेंस देख लिया हमने, ठीक है। किसी को पेमेंट करना है तो हम किसी को चेक देंगे, ठीक है, वो पर्सन चेक उसकी बैंक में डालेगा, पैसे कटेंगे, इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, लॉगिन किया हमने एंड उसमें हम क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक सर्विस मिल रही है एंड एफिशिएंटली, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता है ना, अच्छे से मिल जाती है सर्विस। तो फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ वेरी फास्ट, effective and efficient. Over the internet, you can make transactions that are typically executed and performed at a much faster pace than ATMs. This services also give you the option of handling several different bank accounts from one site itself. Most online banking sites are compatible with programs like Microsoft Money and Quicken, which makes management of assets more effective. अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है एक तो उन लोगों ने ये बताया है कि एक ही साइट यूज़ करके आप अलग अलग अकाउंट चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एफडी भी किया है, तो क्या होता है, आपने लॉगिन किया तो आपको एफडी का भी स्टेटस देखने मिलता है एंड अपना जो सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी देखने मिलता है, तो वहीं से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। एंड आगे दूसरी चीज़ उन लोगों ने बताई है कि इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट मनी एंड क्विकन जैसे जो सॉफ्टवेयर है या कुछ प्रोग्राम्स हम बोल सकते हैं, ये प्रोग्राम के साथ कंपैटिबल है, मतलब उसके साथ ये मैच करती है। ये प्रोग्राम्स क्या है, कुछ मनी मैनेजमेंट टूल्स है, ठीक है, जो लोगों को मनी मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है, तो उन प्रोग्राम को भी ये फैसिलिटी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है बहुत बड़ा, जो उन लोगों ने बताया है फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस देख लिए स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ कि भाई नुकसान क्या क्या है इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करने के। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इंटरनेट बैंकिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम तभी जाके हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। तो वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उस फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपका इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि इंटरनेट बैंकिंग मे बी अफेक्टेड ड्यू टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर इंस्टेंस, वन कैन नॉट यूज़ इंटरनेट फैसिलिटी इफ़ बैंक्स सर्वर इज़ डाउन। देखिए, बैंक का सर्वर भी डाउन हो सकता है या हमारे
वहाँ पे भी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका रीजंस की वजह से क्या होता है, हम बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाते हैं। देयर मे बी ऑल्सो लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज इनिशियल डिफ़िकल्टी। अब इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट में जो डिफ़िकल्टी आती है, मतलब सबसे फर्स्ट जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करनी पड़ती है, ठीक है। विदाउट उसके तो हम डायरेक्टली तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो उस रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो काफ़ी ऐसे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मान लो को सीनियर सिटीजन्स है या ऐसे लोगों को कभी कभी इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आता है, रजिस्ट्रेशन के स्टेज में उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लोग फिर इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो लोग अवॉइड कर देते हैं। तो इनिशियल डिफ़िकल्टी, अंडरस्टैंडिंग द यूसेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अ बिगिनर एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो हमें उसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, कैसे रजिस्टर करना है। तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है। देयर आर सम साइट्स which offer a demo as to how to use internet banking facility, ठीक है। सम साइट नहीं, एक्चुअली काफ़ी मोस्टली सारे ही बैंक की साइट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो ही जाती है कि आपको डेमो देखने मिलता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करना है, ताकि अगर कस्टमर कहीं पे अटक रहा है तो वो उस वीडियो को देख के उसका सॉल्यूशन ला सकता है। However, a person who is new to internet banking might face some difficulty at the beginning to operate the facility. Therefore, there is lack of adaptability to internet banking in India. ये जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेट बैंकिंग को ऑपरेट करने में शुरुआत में, ठीक है, एक बार पर्सन को आ गया कैसे ऑपरेट करना है फिर तो वो अच्छे से ऑपरेट करने ही वाला है। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर सीधा क्या कर देते हैं, उसे अवॉइड ही कर देते हैं कि जाने दो, हमें इंटरनेट बैंकिंग करना ही नहीं है, हम बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करके आएंगे, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी हो जाता है। मतलब ये जो कुछ नई चीज़ है इंटरनेट बैंकिंग, उसे अडेप्ट करने में, उसे एक्सेप्ट करने में लोग रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इनिशियल डिफ़िकल्टी की। नाउ थर्ड डिसएडवांटेजेस इज नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। हमने कहा कि भाई हम घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, ऑफिस से भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन हर जगह पे इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट उसके आप बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। वन कैन नॉट ऑपरेट ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हेन देयर इज़ नो इंटरनेट फैसिलिटी। देयरफॉर दोज हु डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शंस would not be able to take the advantage of online और इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पाते हो। ये एक डिसएडवांटेज है। द फोर्थ वन इज़ हैकिंग। अब ये हैकिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ करके फ्रॉड करना, ठीक है, वो हो जाता है हैकिंग। जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हम डिटेल्स एंटर करते हैं, जैसे कस्टमर आईडी है, अकाउंट नंबर है, पासवर्ड है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है, ठीक है, एंड फिर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ अ प्रॉब्लम। हैकर्स मे ऑब्टेन अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक कस्टमर एंड हैक द अकाउंट। This means hackers may commit internet fraud and siphon off money from the customer's bank account. जो पर्सन ने अकाउंट हैक किया है वो पर्सन क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है एंड कस्टमर के पैसे ले सकता है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो जाता है एक हैकिंग।
जो बहुत बड़ा रिस्क है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पासवर्ड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, पासवर्ड सिक्योरिटी, जो हमें पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है इन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, वो पासवर्ड को हमें याद रखना पड़ता है। हम वो पासवर्ड किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक पासवर्ड सिक्योरिटी मेंटेन करना भी बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज उन लोगों ने बताया है। फॉर ऑपरेटिंग ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड इज़ अ मस्ट, पासवर्ड तो होना ही चाहिए। द कस्टमर नीड्स टू मेमोराइज द पासवर्ड, कस्टमर को क्या करना है, याद रखना है पासवर्ड को। मेमोराइज द पासवर्ड रादर दैन रिकॉर्डिंग इट ऑन डायरीज और समवेयर एल्स। There are chances that the password may be misused when someone gets to know it. This may create a loss to customer. जनरली कस्टमर को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए खुद के पासवर्ड को। लेकिन अगर कभी कभी कस्टमर ऐसे कर देता है, कहीं पे वो लिख देता है पासवर्ड को, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, कोई किसी और पर्सन ने अगर देख ली एंड उसका मिसयूज़ कर लिया तो लॉस कस्टमर का ही हो जाता है। तो पासवर्ड सिक्योरिटी भी एक डिसएडवांटेज बताया गया है। उसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब ये लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है, कस्टमर कभी कभी भरोसा नहीं कर पाता है इंटरनेट बैंकिंग पे। कस्टमर को ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, मुझे फिज़िकली बैंक में जाके ही ट्रांजैक्शन करने हैं। इंटरनेट बैंकिंग कोई लोगों को सेफ नहीं लग पाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। The biggest problem is that most people lack trust. Quite often a customer wonders whether or not he or she performed the online banking transaction properly. Of course, you can overcome any uneasiness by printing the transaction receipt. This receipt will confirm whether or not your transaction has gone successfully. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कस्टमर को ट्रांजैक्शन करते टाइम डर लगता है, ट्रस्ट नहीं आता है कि भाई मैंने किसी को पेमेंट तो कर दिया, लेकिन बराबर से तो किया होगा कि नहीं, उसी के अकाउंट में तो किया होगा कि नहीं, जो मैंने अकाउंट नंबर डाला है वो सही होगा कि नहीं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कस्टमर के दिमाग में आते रहते हैं, जो क्रिएट करता है लैक ऑफ ट्रस्ट। इसलिए कस्टमर को क्या लगता है कि नहीं, मुझे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करना है, मुझे बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने हैं। तो फिर क्या होता है, कस्टमर फिर अवॉइड करता है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। अब आगे यहाँ पे आपका बैंकिंग वाला टॉपिक तो हो गया। अब आगे हम कुछ देखने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे आज हम वाइंड अप करेंगे। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।